हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की। लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बात करी थी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हेलोएल्केन और हेरोइन की। और आज की क्लास में बात करेंगे अल्कोहल, ईथर और फिनॉल, इनसे कैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उनकी आज की क्लास में बात करेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि फिनॉल डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन इजली। देखिए, अब फिनॉल के साथ क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि फिनॉल के साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसका नाम है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको फिनॉल के रेजोनेंस बना के दिखा देता हूं, क्योंकि उन्हीं रेजोनेंस को हम यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हम दे सकते हैं। तो देखिए, अगर हम फिनॉल के रेजोनेंस क्रिएट करें तो फिनॉल के रेजोनेंस जब हम बनाते हैं तो यहां पर क्या होता है, देखिए ये आपका मान लीजिए फिनॉल है। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग पर OH। तो फिनॉल के पास, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अब जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज होता है इस कार्बन पे, तो ये अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बनता है वो आपका बन जाता है, इधर आता है नेगेटिव चार्ज। याद रखिए, जब भी एरो बनाते हैं, मैंने बहुत बार बताया है कि जिसकी तरफ पूंछ होगी वो होगा पॉजिटिवली, और जिसकी तरफ मुंह जाएगा, एरो का मतलब फेस जाएगा, वो नेगेटिव। तो अभी देखिए पूंछ इसकी तरफ है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पूंछ ऑक्सीजन की तरफ थी तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर एज इट इज रहेगा और बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होगा, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ, सॉरी, अपने लोन पेयर को आगे शिफ्ट कर देगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजोनेंस बनेगा तो इस वाले कार्बन पर पाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड पहले से ही था, बाकी स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो ये अपने लोन पेयर को आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। तो नेक्स्ट रेजोनेंस जो आप इसका बनेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड पहले से ही था, यहाँ भी डबल बॉन्ड पहले से था, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। और आखिरी स्टेप में फिर ये जो जो ये लोन पेयर्स हैं ये यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे बनाने आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें हम रेजोनेंस का यूज कर रहे होते हैं। तो एक चीज तो आपको यहाँ से समझ में आ रही है कि जब इसके हमने रेजोनेंस दिखाया तो ये एक्चुअली में इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, और जिसकी वजह से ये शो करता है यहाँ पे +R। तो बेंजीन रिंग पे जब भी डोनेटिंग ग्रुप्स लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में टेंडेंसी था लोन पे डोनेट करने का, तो जिसकी वजह से वो +R इफेक्ट दिखा रहा है। और +R इफेक्ट आने की वजह से अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है आपकी। फिर उसके बाद पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, और उसके बाद यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो यानी कि इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो फिनॉल होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं टूवर्ड्स ESR रिएक्शन, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोफाइल लेकर आएंगे तो या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे। और दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो फिनॉल जो होता है, ये जो OH ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को एक तो एक्टिवेट भी कर रहा है, बेंजीन रिंग को, ताकि आसानी से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो अटैक भी कर सके। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है कि मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको यूज करूं, तो इसलिए मैंने पहले इसको क्लैरिफाई कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि फिनॉल अंडरगो प्रोटोनेशन क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, प्रोटोनेशन का मतलब है कि H+ को एक्सेप्ट करना। अब देखिए, अगर मैं फिनॉल के सामने H+ रख देता हूं, ये देखिए मान लीजिए ये मेरा फिनॉल है और इसके पास ये लोन पेयर्स है, और इसके सामने अगर मैं H+ रख देता हूं तो ये प्रोटोनेशन बहुत आसानी से नहीं कर पाता है। इसके मुकाबले अगर मैं अल्कोहल लेता तो वो प्रोटोनेशन आसानी से कर लेता है। लेकिन यहाँ पे इसका रीजन ये होता है कि अब ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो देखेंगे कि भैया मैं अब ये लोन पेयर H+ को दूं या मैं इसको रेजोनेंस में यूज करूं। तो मैंने देखा कि ये टेंडेंसी रखता है कि अपनी जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उनको वो ये रेजोनेंस में यूज करना पसंद करता है, ताकि ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। तो इसलिए फिनॉल जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, अब क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस बनेंगे जैसे मैंने ऊपर बनाए थे, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो लोन पेयर इसको इस H+ को देकर एक्सेप्ट करना था वो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये +R इफेक्ट की वजह से उन लोन पेयर को बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट कर रहा है। तो इसी वजह से H+ को
इजिली वो एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ कि वो लोन पेयर H+ को नहीं दे रहा है, बल्कि उसको कहाँ यूज कर रहा है, अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज करने में कर रहा है। तो आपने बस ये लिखना है कि द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट। लेकिन ये अपने लोन पेयर इसको नहीं दे रहा है H+ को। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल में रेजोनेंस होगा नहीं, क्योंकि ROH में सिग्मा बॉन्डिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्डिंग में होगा नहीं। तो वहां पर अगर मैं इसके सामने H+ रखता हूं तो ये आसानी से इसको अपने लोन पेयर दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस लोन पेयर को ये कहीं और डीलोकलाइज कर सके। इसलिए यहाँ पर प्रोटोनेशन होना ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये इजिली प्रोटोनेशन कर पा रहा है, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रीजन देना है कि वो लोन पेयर H+ को ना देकर अपनी बेंजीन रिंग को देता है, ताकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सके। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए साथ साथ नोट डाउन करते रहिए और जो मैं बोलता हूं उसको साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि साथ साथ लिखते रहेंगे, क्योंकि रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आंसर्स में वो कीवर्ड नहीं मिल रहा है जिसका वो आंसर जिस पर वो डिपेंड करता था, तो टीचर मार्क्स देते नहीं है। और जहां पर ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे वो भी बनाना पड़ेगा आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द मिथेनॉल एंड व्हाई। अब क्या होता है कि अगर आप जैसी मैंने बताया था ना, रेजोनेंस से ज्यादातर आंसर आ जाएंगे। अभी आपने पीछे जब रेजोनेंस देखा तो आपने क्या ये बात नोटिस करी कि वहां पर जब मैंने फिनॉल का रेजोनेंस बनाया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जैसे मैंने फिनॉल लिया था अगर आपको याद हो, तो मैंने यहाँ पर जब इस लोन पेयर को यहाँ पर शिफ्ट किया था और उसके बाद इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो जो मैं रेजोनेंस बना पाया, तो पहले ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने ऑब्जर्व किया, और बल्कि सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। और जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इस डबल बॉन्ड के आने की वजह से ये ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो वही तो वो पूछ रहा है कि फिनॉल में जो CO बॉन्ड है, अब फिनॉल का अगर आप देखें, ये जो हमारा CO बॉन्ड है, ये जो CO बॉन्ड है, क्या ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो गया? क्योंकि पहले सिंगल बॉन्डेड था, लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से, तो आपने रीजन यही देना है कि यहाँ पर क्योंकि जब ये रेजोनेंस बनाता है तो रेजोनेंस होने की वजह से CO के अंदर कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर मैं मिथानॉल लेता, मैं लेता CH3OH, तो यहाँ पर तो इस प्रकार का कोई रेजोनेंस बनेगा नहीं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल रहेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड रहेगा वो आपका सिंगल रहेगा। तो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो फिर से आंसर देखो किस पर बेस्ड हो गया, रेजोनेंस पे बेस्ड हो गया। तो आपने बताना है कि जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा प्लस आर इफेक्ट ये शो करेगा, तो उस प्लस आर इफेक्ट के होने की वजह से CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसी वजह से ये बॉन्ड टूटता भी नहीं है, मतलब C और O का बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हो पाता फिनॉल के केस में। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो कह रहा है कॉल्बीज रिएक्शन। अगर आपको याद हुई, कॉल्बी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कॉल्बीज रिएक्शन अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो कॉल्बी रिएक्शन में अगर आपने देखिए क्या किया, अगर आपको कॉल्बीज रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, तो कॉल्बीज रिएक्शन में आपने देखा था कि वहां पर हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। लेकिन कॉल्बी रिएक्शन के अंदर आपने देखा फिनॉल रिएक्शन नहीं करता है, तो आपका रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट होता है। आप देखिए उसके लिए थोड़ा सा कॉल्बी रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। वहां पर रिएक्शन जो स्टार्ट होता है कॉल्बी रिएक्शन में, वहां पर हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। वो रिएक्शन जो होता है सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट होता है, ना कि वो रिएक्शन फिनॉल देता है। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर आप थोड़ा कॉमा लगा दें कि कॉल्बी रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल हम फिनॉक्साइड आयन को यूज करते हैं CO2 गैस के साथ रिएक्ट कराने। यहाँ पर इसके बाद इसके पास हमारे पास CO2 आता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो लेकिन अब हम यहाँ पर फिनॉल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है। हम इसका फिनॉक्साइड आयन क्यों बना रहे हैं? तो उसका रीजन ये होता है कि ये जो CO2 इलेक्ट्रोफाइल तो होता है, लेकिन याद रखिए ये काफी ज्यादा वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो पहला पॉइंट आपने लिखना है कि CO2 क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब एक वीक इलेक्ट्रोफाइल के सामने अगर मैं रिएक्शन चाहता हूं कि थोड़ा फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए, तो फिनॉल ना लेकर मैं फिनॉक्साइड आयन ले लेता हूं। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन के साथ क्या होगा, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये आपको फिनॉक्साइड आयन दे देगा, ये आपको देगा O, और इसके पास आ जाएंगे यहाँ पे 3 लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं फिनॉल लेता हूं
तो फिनॉल के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, फिनॉल में ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में लेके जाएगा तो ये हाईली, ध्यान से सुनिए, ये हाईली एक्टिवेट कर देगा किसको, बेंजीन रिंग को। इट हाईली एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, इट हाईली एक्टिवेट द बेंजीन रिंग देन फिनॉल। फिनॉल वो काम उतना आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिनॉल भी बेंजीन रिंग से रेजोनेंस बनाता है, लेकिन इसके पास 3 लोन पेयर नहीं है, 2 लोन पेयर, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्ट एज गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किसके कंपैरिजन में बताइए, फिनॉल के कंपैरिजन में। तो ज्यादा अच्छा एक्टिवेट कर देगा ना बेंजीन रिंग को। तो जो CO2 वो पहले से एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल है, तो उस वीकर इलेक्ट्रोफाइल को अब बेंजीन रिंग पे अटैक करने में आसानी हो जाएगी। वो जो चीज वो यहाँ अटैक करेगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल वीक होने की वजह से हम चाह रहे हैं चलो हमारा इलेक्ट्रोफाइल वीक है, बट हमारा जो स्टार्टिंग रिएजेंट हो वो तो स्ट्रांग हो, ताकि वो आसानी से उसके साथ रिएक्ट कर ले। तो फिनॉल की जगह पर अगर हम फिनॉक्साइड आयन को यूज करेंगे तो आप लिख देना कि बिकॉज ऑफ, ये भी रेजोनेंस क्रिएट करेगा, लेकिन ये हाईली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। देखिए मैं बोल रहा हूं आंसर को क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं सही से यहाँ पर चीजों को उस लेवल पे नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं आपको बोल तो रहा हूँ ना, तो आप उसको नोट डाउन कर लें कि क्या लिखना है कि फिनॉक्साइड आयन के पास जो ऑक्सीजन है, इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, सो इट हाईली एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, और सो दैट ये जो CO2 जो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके ऊपर फिर क्या कर सकता है, कैन अटैक इजिली। तो ये इसके ऊपर बहुत आसानी से अटैक कर लेता है एज कंपेयर टू कि फिनॉल पे अटैक करता है, क्योंकि फिनॉल उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहा है बेंजीन रिंग को। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल को उस पर अटैक करने में दिक्कत आती है, ठीक है भाई। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल की कहानी सुना देना और क्या देना, ये हाईली एक्टिवेट करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में आपने देखा होगा इसके बाद सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो यहाँ पर एसिडिक नेचर की हमने काफी बात करी है। एल्कोहल भी एसिडिक नेचर दिखाते हैं, फिनॉल भी एसिडिक नेचर दिखाते हैं, लेकिन फिनॉल का एसिडिक नेचर एल्कोहल से यानी कि इथेनॉल से, मिथेनॉल से, इनसे काफी अच्छा होता है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए। तो इसका रीजन होता है, देखिए, जब भी आपके पेपर में एसिडिक पे बेस क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा उसका क्या बनाइए, कंजुगेट बेस बनाइए। तो और एक लाइन हमेशा याद रखिए कि एन एसिड, या ऐसे लिख सकते हैं, रुकिए, इस चीज को रुकिए, ऐसे लिखिए, आप यहां पे ये लिखें कि एसिडिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है ना, ऐसे लिख लो। देखो, एसिडिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिस भी एसिड का अगर आप चेक कर रहे हैं कि ये उससे ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, तो पहले आप उसका कंजुगेट बेस बनाइए और फिर चेक करिए कि उसका कंजुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल है। जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये लॉजिक पे काम करते हैं। तो आइए पहले चेक करते हैं कि फिनॉल का कंजुगेट बेस क्या बनेगा। तो अगर मैं ये फिनॉल ले लूं, ये देखिए, ये हमारा फिनॉल होता है, बेंजीन रिंग पर OH, और इसका मैं कंजुगेट बेस बनाऊंगा तो मेरे को इसमें से H+ रिलीज कराना होगा। तो इसका जो कंजुगेट बेस होता है दोस्त, वो वही होता है जिसका नाम हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, फिनॉक्साइड आयन। क्योंकि अगर ये यहाँ से H+ रिलीज कर दे तभी तो कंजुगेट बेस बनेगा इसका। तो ये होता है इसका कंजुगेट बेस, जिसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब दूसरा किसके साथ का कंपैरिजन करना है, इथेनॉल के साथ, यानी अल्कोहल। तो इथेनॉल ले लो भाई, वो होता है CH3CH2OH, 2 कार्बन का अल्कोहल। अब ये भी अपना कंजुगेट बेस बनाएगा तो CH3CH2O माइनस करेगा और H+ रिलीज करना। देखिए, जब भी किसका कंजुगेट बेस बनाते हैं तो H+ उसमें से रिलीज कर दिए, प्रोटॉन निकाल दीजिए, डीप्रोटोनेशन कर दीजिए। तो CH3CH2O माइनस कर दिया। अब इसको कहते हैं हम, इसका नाम है इथॉक्साइड आयन। अब इसका जो कंजुगेट बेस है वो इथॉक्साइड आयन है, ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। देखो, CB मतलब कंजुगेट बेस। तो अब इन दोनों में से जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसी की एसिडिटी ज्यादा होगी। बट क्वेश्चन तो खुद ही कह रहा है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्या, एल्कोहल। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि इसका जो कंजुगेट बेस बना ये ज्यादा स्टेबल है। और ये क्यों स्टेबल है, बिकॉज ये होता है, इट इज
रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखा मैंने, तभी तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि भाई ये रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। तो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, लेकिन इसमें नो रेजोनेंस, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं बन पाएगा। इसमें अगर स्टेबिलिटी इसको मिल भी रही है तो थोड़ी बहुत प्लस आई इफेक्ट से मिल सकती है, क्योंकि ये जो CH3 CH2O नेगेटिव होता है ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और प्लस आई इफेक्ट के ऊपर ज्यादा डोमिनेंट होते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पर इसलिए रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट नेचर दिखा रहा है। तो आपने बस इतना बताना है कि जो फिनॉल का कंजुगेट बेस होता है फिनॉक्साइड आयन, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एंड इसका जो कंजुगेट बेस होता है वो उतना वहां पे रेजोनेंस बन नहीं रहा, वहां पे प्लस आई इफेक्ट ही हो रहा है ज्यादा, बट फिर भी ये क्या है, इसके कंपेरिजन में ये लेस स्टेबल है। और अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका जो एसिड होगा जिससे बना था वो लेस एसिडिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लेस एसिडिक। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका जो कंजुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन ये मोर स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, तो इसकी वजह से इसका जो जिससे ये बना था वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोर एसिडिक। वो की बात हम पहले लिख चुके हैं कि जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो फिनॉल आर मोर एसिडिक देन इथेनॉल या अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज उनका कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन बढ़ता जाएगा ये आपका एसिडिटी बढ़ा देगा। तो आपने रीजन देना है यहां पर फिर से रेजोनेंस पर। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो कह रहा है, ये भी एसिडिक नेचर पर ही क्वेश्चन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। अब पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम फिनॉल पर अलग अलग ग्रुप्स लगाते हैं और अलग अलग पोजीशंस पे लगाते हैं तो वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं पहला स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है आपका फिनॉल, ठीक है, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे आपको लगा देना है NO2, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहीं पर अगर आप क्या करते हैं, छोटा सा चेंज करेंगे कि अगर आप इसी को वापस बनाते हैं यहां पर, ये देखिए OH, और यहां पर आप मिथॉक्सी होता है OCH3, तो आपको अब फिनॉल लगाना है लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे OCH लगाना है जिसको मिथॉक्सी कहते हैं। अब वो क्वेश्चन ये बना कौन, ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल, लेकिन ये कह रहा है कि ये ज्यादा एसिडिक होता है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, बस उसका रीजन हमें समझाना है कि ये ज्यादा एसिडिक क्यों है और ये इसके मुकाबले में लेस एसिडिक होता है। तो इस बात को हम कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे, अब ये जो NO2 ग्रुप्स होते हैं ये होते हैं विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो दो नेचर दिखाता है। तो एक तो ये वहां पे -I दिखाएगा और उसके साथ साथ -R भी दिखाएगा। तो याद रखें कि NO2 ग्रुप आने से दो इफेक्ट हो रहे हैं, -I और -R। ये याद रखिए, विड्रॉइंग ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग पे लगता है किसी पोजीशन पर ऑर्थो पैरामेटा पे, तो वो हमेशा -I और -R दिखाते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्रुप है, अब ठीक है ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना भाई, तो सिग्मा बॉन्डिंग की वजह, देखिए सिग्मा बॉन्ड पे जो बॉन्डिंग पर जो इफेक्ट होता है वो इंडक्टिंग, वो आपका जो होता है वो आपका इंडक्टिंग इफेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्डिंग हो रही है वो तो -I दिखा रहा है, बट इसमें एबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन खींचने की, विड्रॉइंग ग्रुप नेचर है तो -R भी दिखा रहा है। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सही, तो ये -I दिखाएगा। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी भी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो ये रेजोनेंस भी बना लेता है, तो ये +R इफेक्ट भी करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे -I के साथ -R हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है, -I के साथ +R। तो मैं दो तीन बातें बता रहा हूं, वो आपको दिमाग में रखनी है कि जो हमारी फिनॉल की एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I और -R के, और आपके फिनॉल का जो एसिडिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I और +R के। यानी कि जैसे जैसे -I और -R इफेक्ट ज्यादा होते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये इसके कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कंजुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप फिनॉक्साइड आयन पे देखें तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी नेगेटिव चार्ज को हमें कम करना है, तो वो तो वही ग्रुप कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो। तो इसी वजह से -I -R से एसिडिटी बढ़ती है। लेकिन +I +R अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और मैं ऐसे ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो तो उसके फिनॉक्साइड आयन को और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, मतलब और इलेक्ट्रॉन देके उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना चालू कर देंगे। तो इसलिए +I +R कहीं पे भी हो रहा हो तो एसिडिटी जो होती है वो आपकी फिनॉल की घट जाती है। तो बस ये रीजन आपको देना है कि भैया ये -I से -R कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज्ड करेगा इट्स कंजुगेट बेस।
लेकिन अब देखिए यहाँ पे माइनस आई तो हो रहा है, बच्चा कहेगा सर माइनस आई से एसिडिटी तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ तो प्लस आर भी हो रहा है, तो प्लस आर की वजह से एसिडिटी तो घटेगी। और प्लस आर जो होता है ये डोमिनेंट भी होता है, अगर आपको याद हो तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर, इंडक्टिंग इफेक्ट पे। तो हम यहाँ पे इंडक्टिंग इफेक्ट को डोमिनेंट नहीं मानेंगे, हम रेजोनेंस को डोमिनेंट मानेंगे। तो रेजोनेंस का अगर प्लस आर डोमिनेंट है और प्लस आर को ज्यादा प्रभाव रहेगा तो फिर एसिडिटी घट जाएगी फिर आपकी। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो कंजुगेट बेस होगा उसको जो प्लस आर डोमिनेंट नेचर दिखाने की वजह से ये क्या करेगा, ये डीस्टेबलाइज्ड करेगा इट्स कंजुगेट बेस। तो इसके आने से कंजुगेट बेस डीस्टेबलाइज्ड हो रहा है इसका, और इसका जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ माइनस आई एंड माइनस आर। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो ये और एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि ये जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, चाहे वो माइनस आर हो या प्लस आर हो, चाहे ये माइनस आर हो या प्लस आर हो रहा हो, लेकिन ये सिर्फ होगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पे वर्क नहीं करता, ठीक है, याद रखना, ये डू नॉट वर्क एट मेटा। तो मेटा पे आप रेजोनेंस के बारे में कभी मत सोचा करें, क्योंकि आपने जब इसका रेजोनेंस बनाया था फिनॉल का तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो ऑर्थो पैरा पे अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो ही वो इफेक्ट काम कर रहा होगा, मेटा पे नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए याद रखना जब फिनॉल के एसिडिटी को समझा रहे हैं तो फिर ये ध्यान रखें कि माइनस आर हो या प्लस आर हो, वो ऑर्थो पैरा पे ही काम करता है, मेटा पे नहीं करता है। इंडक्टिंग इफेक्ट तो सब जगह काम करता है, कोई भी पोजीशन हो आपकी, ठीक है। तो बस ये दो बातों से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई जिसमें फिनॉल लेंगे और उसमें कुछ ग्रुप्स लगा देंगे अलग अलग पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा मेटा पे, और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर लगाना होता है। तो वहां पर आप इन बातों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए हमारा एसिडिक नेचर पर ही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर दिखाइए। अब पहला इसमें दे रखा है आपको फिनॉल, तो अगर हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएं तो फिनॉल कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और उसके बाद आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये तो सेम स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था, फिनॉल बनाकर ऑर्थो पोजीशन पे लगा देंगे NO2। ऑर्थोक्रिसॉल क्या होता है सर, देखिए इसमें आपको मिथाइल ग्रुप लगाना होता है। तो अगर आप बेंजीन रिंग पर OH रखें और ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दें CH3, तो उसको कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। तो ये हो गया ऑर्थोक्रिसॉल, ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया सिंपल फिनॉल। तो आप पूछ रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो देखो इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B और इसको नाम देता हूं C। तो देखिए अब NO2 कौन सी कैटेगरी में आता है पहले बताइए। NO2 जो ग्रुप होता है ये आपका होता है विड्रॉइंग नेचर, ध्यान रखना, और ये जो मिथाइल ग्रुप होते हैं डोनेटिंग नेचर में आते हैं। तो अगर ये विड्रॉइंग नेचर में है तो ये दो इफेक्ट दिखाएगा, -I और -R, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन में हो रहा था। और ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप जो होता है यहाँ पे दिखाएगा +I, और साथ में ये हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। तो +I और हाइपर कंजुगेशन दोनों की वजह से अब क्या होगा, देखिए अब ये तुमने पढ़ लिया था कि -I -R इफेक्ट होने से ये स्टेबलाइज करता है फेनॉक्साइड आयन को, उसके कंजुगेट बेस को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फेनॉक्साइड आयन को और स्टेबलाइज करेगा। तो इतना तो कंफर्म है कि ये ज्यादा एसिडिक होगा इन तीनों में, क्योंकि इसके पास -I -R दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक आप ले लेंगे B को, तो B यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। देखिए तो B को सबसे आगे लगा दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो B सबसे आगे। अब रेस लगी है A और C में, लेकिन देखिए A में तो कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन इसके पास +I और हाइपर कंजुगेशन दोनों शो कर रहा है, और इनकी वजह से ये फेनॉक्साइड आयन को डीस्टेबलाइज कर, +I इफेक्ट से मैंने क्या बताया था, आपका जो फेनॉक्साइड आयन है वो डीस्टेबलाइज होगा। डोनेटिंग ग्रुप है ना ये तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर बने हुए नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाने लग जाएगा, जो फेनॉक्साइड आयन का कंजुगेट बेस बनेगा जब, तो कंजुगेट बेस को ये डीस्टेबलाइज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस +I इफेक्ट, क्योंकि मैंने पीछे भी लिखवाया था कि एसिडिटी +I इफेक्ट के वजह से घटती है। तो इसलिए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फिनॉल, तो A आ जाएगा, और उससे सबसे लीस्ट एसिडिक इन दोनों में C होगा। तो ये ऑर्डर आपको यूज करना होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है यहाँ पर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद फिनॉल, और सबसे पीछे जाएगा आपका ये ऑर्थोक्रिसॉल, क्योंकि वहां पर हो रहा है आपका +I और हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है साथ में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। तो जो बात मैंने पीछे बताई है आप उस पर फोकस करिए। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि आप ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जैसे बीच में आप फिनॉल को रखना, ठीक है, और अगर उस फिनॉल पर अगर आप कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और इसीलिए, और यहाँ पर अगर आप कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो वो एसिडिटी को घटाते हैं। तो फिनॉल को बीच में रखिए, विड्रॉइंग नेचर के आने से एसिडिटी बढ़ेगी और डोनेटिंग ग्रुप के आने से एसिडिटी घटेगी, बस ये बात। अब डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन आते हैं वो ध्यान में रखिए,
ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिएंट ग्रुप में आपके पास आ गया था, पीछे आपने देखा था जैसे प्लस आर में आ जाते हैं तो इसमें आपके पास OCH3 ग्रुप आ जाते हैं, NH2 आ जाता है इसमें मिथाइल आ जाते हैं आपके सारे, ठीक है ना। ये ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग पे लगे हों तो ये एसिडिटी को घटा रहे होते हैं। और विड्रॉइंग नेचर्स में आपके सबसे आगे आ जाते हैं NO2, फिर जितने भी हेलोजेंस होते हैं ये आ जाते हैं यहाँ पर, ये विड्रॉइंग नेचर में आ जाते हैं। तो ये लगे होंगे तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं एसिडिटी बढ़ेगी। बट देयर आर सम एजम्पशन, लेकिन ये रेगुलर ट्रेंड है। कोई एजम्पशन आ गया बीच में वो अलग बात हो जाती है, लेकिन ये रेगुलर ट्रेंड है कि डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिटी घटेगी, विड्रॉइंग ग्रुप से फिनॉल की एसिडिटी बढ़ेगी। क्योंकि ये वाले ग्रुप क्या शो कर रहे हैं, ये शो करेंगे आपके लिए प्लस आई, ये शो करेंगे या तो हाइपर कंजुगेशन, या तो ये शो करेंगे प्लस आर, तो इन सबसे एसिडिटी घटता है। और ये शो करते हैं माइनस आई माइनस आर, जिनकी वजह से एसिडिटी बढ़ता है। तो बस ये लॉजिक पर आप टिके रहना, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको जब हेलो एल्केन हेलोरिन के करवाए थे वो आपने लेक्चर देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं सभी चैप्टर के रीजनिंग बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं वो हम इस सीरीज में जो है कवर कर रहे हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड हेलोजेंस। अब बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जब भी बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन आएगा तो बॉन्डिंग चेक करिए। तो अगर आप अल्कोहल के पास आते हैं तो भाई एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो भाई अगर मैं एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनाऊं, ये देखिए ROH, और यहाँ पे मैं दूसरा एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना दूं, एक मिनट रुकिए, इसको आप ऐसे बनाओ HOR और यहाँ पे भी HOR। तो देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पे आएगा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो भी कौन सी वाली, इंटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर, ध्यान रखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बाकी जो ईथर होते हैं और ये जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं, इन दोनों में होती है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। याद रखें कि इन दोनों में डायपोल डायपोल होती है। और ये जो आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन जिनको आप एल्केन्स कहते हैं, ये जो होते हैं इनमें होती है वंडरवाल, क्योंकि टोटली नॉन पोलर होते हैं, तो यहाँ वंडरवाल होती है। तो तीनों बॉन्डिंग में कौन सी बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है वो ही डिसाइड करेगी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो क्वेश्चन तो खुद ही कह रहा है कि अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो उसका रीजन यही है कि उनके पास होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, बिकॉज इनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और इनमें वंडरवाल फोर्सेस है। तो ये इन सभी में सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गर है। और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग जिस मॉलिक्यूल में होंगी अट्रैक्शंस, वो ही मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और बाकी का उनकी बॉन्डिंग भी थोड़ा समझा दें। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन करते हैं। अगर आप इस रिएक्शन की बात करें, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, आपने देखा होगा कि अल्कोहल का एक रिएक्शन था डिहाइड्रेशन वाला, जिसके अंदर हम 2 मोल अल्कोहल के लेते थे इस तरह से, और उसके बाद 2 मोल हम अल्कोहल के लेते थे इस तरह से, और फिर उसमें डालते थे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द 413 केल्विन, तो फिर ये ईथर बना लेता था। याद करिए ये रिएक्शन आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। इसमें 2 रिएक्शन होती थी और वाटर रिलीज होता था इसमें एक और रिएक्शन होता था डिहाइड्रेशन का, बट वो एल्कीन बनाता था, जिसको हम 443 केल्विन पे करते थे। तो इस रिएक्शन की आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन जो होता है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और अगर ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो ये जो हम अल्कोहल्स लेंगे वो 1 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप अल्कोहल सेकेंडरी या टर्शरी ले लेंगे, यानी कि मैंने कुछ इस तरह के अल्कोहल ले लिए, अगर आपने मान लीजिए ये वाला अल्कोहल ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री, है ना। और ऐसी अगर मैंने इसके अलावा मैंने आपने ले लिया यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये वाले अल्कोहल के साथ दिक्कत ये होगी कि ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी। तो इनके पास क्या ज्यादा होती है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और उस स्टेरिक हिंड्रेंस के होने की वजह से रिएक्शन हो नहीं पाता। और ये कई तो जैसे 3 डिग्री वाले हैं ये तो एलिमिनेशन की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने वही रीजन देना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ना होकर फिर एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN2 मैकेनिज्म का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, सबसे
ज्यादा रिएक्टिव होते हैं 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो इस तरह से हम अल्कोहल को लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए बिकॉज ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सुनना चाहेगा टीचर के SN2 मैकेनिज्म आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है कि ईथर को जब विलियमसन सिंथेसिस एक और ईथर की प्रिपरेशन है। ईथर की प्रिपरेशन हमारे कोर्स में 2 है, एक तो पीछे जो हमने पढ़ी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद आता है ये जिसके अंदर हम ईथर बनाते हैं फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में भी अगर आप जाते हैं तो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पहले तो कह रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस में अगर हम जाते हैं तो अल्काइल हाइड को ट्रीट करके सोडियम एलॉक्साइड से ट्रीट करके बनाते हैं, बट कह रहा है डाई टर्टबुटाइल ईथर हम इससे नहीं बना सकते। डाई टर्टबुटाइल ईथर का मतलब क्या हुआ? डाई टर्टबुटाइल का मतलब ईथर ये वाला ईथर हुआ। देखिए पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस रिएक्शन में ये होता है, पहले आप लेते हैं इसमें एक तो लेते हैं आप अपना ये जो उसने बोला है सोडियम एलॉक्साइड, तो ये होता है RONA, इसको कहते हैं सोडियम एलॉक्साइड, और एक लेते हैं हम RX अल्काइल हैलाइड। और उसके बाद ये रिएक्शन जब होती है ना तो यहाँ से Na और यहाँ से X हट जाता है तो ROR बन जाता है, तो ये हमारा ईथर बन जाता है। आप चाहें तो अभी डिफरेंट ले लो, इसको R डैश कर दो, है ना, तो ये बनेगा R-OR, ये बन जाता है इसमें, और NaX बाहर हो जाता है। इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। बट याद रखिए कि विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को, जैसे पिछले रिएक्शन में भी हुआ। तो विलियमसन सिंथेसिस भी SN2 को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा हैलोएल्केन होना चाहिए वो 1 डिग्री रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर लिया जाएगा तो वो फास्ट रिएक्शन देते हैं SN2 मैकेनिज्म में, बिकॉज स्टेरिक इंटेंसिटी में काफी कम होता है। लेकिन अगर मुझे अब बताइए डाई टर्टबुटाइल ईथर बनाना है, तो डाई टर्टबुटाइल ईथर बताऊं क्या होता है? देखिए उसमें क्या होगा, दोनों तरफ टर्टबुटाइल लगाना पड़ेगा आपको, इधर भी और ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी और राइट में। तो डाई टर्टबुटाइल तभी बनेगा। ये देखिए एक टर्टबुटाइल ये हो गया, टर्टबुटाइल मतलब कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा दो, और एक टर्टबुटाइल आपने ये बना दिया। अब ये 2 टर्टबुटाइल लगा के बीच में ऑक्सीजन लगा दो, इसको कहते हैं डाई टर्टबुटाइल ईथर। अब आप खुद सोचिए अगर मुझे ये बनाना है तो मेरा R डैश, देखो मेरा R डैश कौन होगा बताओ? अगर मुझे ये बनाना है तो ये मेरा R डैश होगा और ये मेरा R होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां जाता हूं तो R डैश को हटा के मैं क्या लूंगा? इसको हटा के मैं लूंगा CH3ONA, और इसको हटा के मैं क्या लूंगा बताओ? CH3 ये लूंगा। लेकिन अब तो प्रॉब्लम होगी सर। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम होगी? कह रहे सर आपने कहा था कि ये 1 डिग्री होता है क्योंकि SN2 में ज्यादा अच्छा रिएक्शन देता है, तो आपने तो ये क्या रख दिया भाई, इसको 3 डिग्री रख दिया। ये 3 डिग्री रख दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री रख देंगे तो वो दिक्कत है। अब मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर ईथर बन जाएगा, यहाँ से X और यहाँ से Na हटेगा और ये बढ़िया से जुड़ जाएंगे आपस में और ये बना लेंगे, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो ये तो यहाँ स्टेरिक इंटेंस बढ़ गई भाई, आपने बल्कियल ग्रुप लगा दिए, देखिए यहाँ पर, और इन बल्कियल ग्रुप के लगने की वजह से स्टेरिक इंटेंस बढ़ गया। तो अब ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा और यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशन ना होके यहाँ पे भी एलिमिनेशन हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ईथर नहीं देगा, ईथर नहीं बनेगा, नॉट अ ईथर। जो हम चाह रहे थे वो नहीं बनेगा, बल्कि इसमें बनता है एल्कीन, ये एल्कीन बना लेगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही रीजन है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस का ड्रॉबैक हो गया कि हम इससे डाई टर्टबुटाइल ईथर नहीं बना सकते, मतलब टर्टबुटाइल वाला ईथर आप बना ही नहीं सकते, मगर बना सकते हैं लेकिन डाई टर्टबुटाइल ईथर तो नहीं बन पाएगा। टर्टबुटाइल वाला बन सकता है, सिंगल टर्टबुटाइल होगा तो वो हम बना सकते हैं, उसके लिए फिर हम इसको 3 डिग्री कर देंगे, इसको 1 डिग्री कर देंगे तो बन जाएगा। लेकिन दोनों तरफ हम टर्टबुटाइल चाह रहे हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। एक क्वेश्चन आता भी पेपर में कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, तो इसी को आप काउंट कर लेना किसमें, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन भी हो गया कि हम इससे डाई टर्टबुटाइल ईथर नहीं बना पा रहे। चलिए आई होप समझ में आएगा। तो SN2 मैकेनिज्म पे फोकस करना इसमें। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, और ये है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैंने अब टोटल कवर कर लिए हैं, और अगर ये 10 क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो मैं लाया हूं ये बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आइए लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है रिएक्शन ऑफ एनिसोल विद HI करते हैं। अब ये रिएक्शन कौन सा है भाई, और एनिसोल कौन होता है सर? एनिसोल होता है बेंजीन रिंग पर अगर आप मिथॉक्सी ग्रुप लगा दो,
तो बेंजीन रिंग पर अगर मैं मिथॉक्सी ग्रुप लगा दूं, ये देखिए, तो ये होता है बेंजीन रिंग पर मिथॉक्सी, और वो कह रहा है इसका रिएक्शन कर दीजिए HI के साथ। तो जब मैं इसका रिएक्शन HI के साथ करता हूं तो मेरे को मिलेगा फिनॉल, ठीक है, मेरे को मिलेगा फिनॉल, यानी बेंजीन रिंग पर लग जाएगा OH और साथ में बनेगा CH3I, मिथाइल आयोडाइड। लेकिन कह रहा है अगर आप रिएक्शन करते हैं तो आयोडोबेंजीन नहीं बन सकता। मतलब कि क्या बनेगा, ये बनेगा। अब मान लो कोई बच्चा इस रिएक्शन के अंदर ये बना देता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन और साथ में कह रहे हैं मिथानॉल, कह रहे हैं ये नहीं बनेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए अब इसमें होता क्या है कि जब आप HI वाले रिएक्शन में जाते हैं तो यहां पर देखिए प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे। अब ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं यहां पर मेरे पास दो चॉइस है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस होती है कि या तो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं, देखो मैं इसको वापस बनाता हूं, अगर मैं यहाँ पर इसको वापस बनाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस होती है। देखिए इसको मैंने अभी ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया है। अगर मैं एक चॉइस तो मेरे पास ये है कि मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं, और एक चॉइस मेरे पास है ये वाला तोड़ूं। अब ये जो मैं चाह रहा हूं, ये जो बनेगा वो तब देखो, अगर ऊपर वाला रिएक्शन करना चाह रहा हूं तो यहां पर आप ये वाला बॉन्ड तोड़िए, तो उससे क्या होगा, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, तो फिर H किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, तो फिनॉल बन जाएगा बढ़िया से, और ये बन जाएगा आपका मिथाइल आयोडाइड। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बाई चांस ये बॉन्ड तोड़ा तो यहां आएगा फिर माइनस, और इस वाले कार्बन पे, बेंजीन वाले कार्बन पे प्लस आएगा, और तभी फिर जब मैं इसके सामने यहाँ पे HI रखूंगा तो अब की बार जो आयोडीन है वो जाके बेंजीन रिंग पे लगेगी तो आयोडोबेंजीन बनेगी। बट भाई ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी कि ये जो बॉन्ड है ये वाला नहीं टूट सकता। कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन जो बेंजीन रिंग वाली कार्बन है वो वाला बॉन्ड नहीं टूटता यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन होता है कि यहाँ पे रेजोनेंस बनाता है, क्योंकि अगर हम एनिसोल के पास जाएं तो भाई ये एनिसोल क्या कर लेता है, जैसे फिनॉल के साथ हुआ था ना, वही चीज आएगी यहाँ पे भी। ये मैंने देखो बनाया, अब ये जैसे पाइलेटोन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। क्या यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके डबल बॉन्ड आएगा, जैसे फिनॉल के रेजोनेंस में हुआ था, तो वही एनिसोल के साथ हो रहा है, क्योंकि ये भी प्लस आर इफेक्ट ही दिखाता है, सेम इफेक्ट दिखाता है जो फिनॉल दिखाता है। तो उसकी वजह से यहां पर याद रखिए ये वाला जो बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, या ऐसे लिखना है कि ड्यू टू रेजोनेंस बनने की वजह से यहां पर ये जो CO बॉन्ड है, ये जो CO बॉन्ड है ये क्या होगा, हैज डबल बॉन्ड करेक्टर। और अगर इसके पास अब डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो वो बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए C और O का बॉन्ड नहीं तोड़ता, ये इधर वाला C और O का बॉन्ड टूटता है जो ऊपर है। बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है ना, वो वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना, ऑक्सीजन और ऊपर वाला जो कार्बन है, मिथाइल वाला जो कार्बन है, उसके बीच का बॉन्ड ये तोड़ सकता है आराम से। इसलिए फिर हमारे को फिनॉल बनता है, आयोडोबेंजीन जो होती है ये नहीं बन पाती, ये नहीं बनेगी आपकी। तो यहां पर भी आंसर किसके थ्रू आ रहा है, रेजोनेंस। तभी तो मैंने कहा है कि रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इंडक्टिंग इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, इन टॉपिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो आपको मैकेनिज्म्स भी समझ में आएंगे और इस तरह के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। आधे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते, उनको ये नहीं पता कि इंडक्टिंग इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई माइनस आई में क्या फर्क है, प्लस आर माइनस आर में क्या फर्क है, हाइपर कंजुगेशन क्या होती है। जब तक ये टॉपिक नहीं आते ना तो आप स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन देखते हैं कि हाँ ये स्टेबल है कि नहीं है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन सकता है, तो वो चीजें इन इफेक्ट की वजह से ही आती है। तो अपने ये इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और फिर आप आराम से देख पाएंगे कि हाँ भाई, आधे बच्चों तो ये भी समझ नहीं आता कि हाँ रेजोनेंस होगा भी कि नहीं होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जहां पे भी आ गए तो रेजोनेंस पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्डिंग अगर केवल है तो फिर वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो आइए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो होते हैं, सबसे पहला कि इनमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, दूसरा किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है किसका लो है, और तीसरा कौन स्टीम वोलाटाइल है कौन नहीं है, और चौथा पांचवा लेस एसिडिक और मोर एसिडिक में कौन सा है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर एक ही टॉपिक पे टिका होता है और वो है इंट्रामोलेकुलर बॉन्डिंग, जो कि प्रेजेंट होती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। तो याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, तो आपको याद रखना है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है ये, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप होगा और ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगाएंगे, और पैरानाइट्रोफिनॉल में बेंजीन रिंग पर OH होगा फिनॉल के लिए और
पैरा पोजीशन पे NO2 लगाएंगे, लेकिन यहां पर होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये विद इन द सेम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कर सकता है, जिसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकते हैं। ये आपका बन गया देखिए OH, और यहाँ पे नाइट्रोजन में भी ऑक्सीजन लगा होता है, इस तरह से नाइट्रो ग्रुप को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये होगा डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, और ये होता है डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो इसको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने अंदर ही मॉलिक्यूल बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए इसका नाम है इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर दूसरा लेते हैं, कौन सा, ये देखो, ये तो कौन सी हो गई आपकी इंट्रा। लेकिन अगर हम पैरा वाला लेते हैं तो पैरा वाला दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। जैसे आपने एक ये ले लिया, आपने एक ये ले लिया, यहाँ पे क्या कहते हैं NO2 ग्रुप एक आप यहाँ लगा दीजिए, और एक OH यहाँ लीजिए ऐसे, और इसी तरह से एक और NO2 ग्रुप आपको लेना पड़ेगा, और एक और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल आपको ऐसे लेना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, देखिए दो डिफरेंट इस तरह से मॉलिक्यूल्स लेंगे आप, और उनके बीच में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, देखिए इस तरह से। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है, उसी टाइप का, और उनके बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है उस बॉन्डिंग को फिर हम कहते हैं इंटर। तो यहां पर इंटर होती है, लेकिन इसमें दो मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही, विद इन द सेम मॉलिक्यूल ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो अब इस चीज से क्या हुआ, देखिए अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, देखिए जब कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे अपने मॉलिक्यूल के साथ तो बॉन्डिंग वीक कर रहा है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर वो अपने से जैसा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता, जो कि कौन कर पाता है, ये पैरा वाला। तो यहाँ पर जो इंट्रा बॉन्डिंग हो रही है ये स्ट्रॉन्ग होती है, और ये जो बॉन्डिंग कर रहा है अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो वो तो कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग बनेगी वो वीक होगी। तो इसी वजह से ये दो डिफरेंट अपने सेम जैसे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा है, और जहां पे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो वहीं पर होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर वीक बॉन्डिंग होने की वजह से हो गया लो बॉइलिंग पॉइंट, और उसी बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये क्या बन गया, स्टीम वोलेटाइल। तो चाहे क्वेश्चन लो बॉइलिंग पॉइंट का हो या ये हो कि ये स्टीम वोलेटाइल क्यों होता है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, तो दोनों ही केस में आपने आंसर जो देना है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही देना है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर की। अब देखिए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है वो लेस एसिडिक है, और पैरानाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक है। अब देखिए एसिडिक नेचर के लिए फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा नेचर हो ग्रुप लगा हुआ है, तो दोनों में देखो विड्रॉइंग लगा हुआ है भाई, ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, दोनों में NO2 लगा हुआ है, सेम ग्रुप लगा हुआ है। बट यहां पर भी -I होगा, -R होगा, ये भी -I दिखाएगा, -R दिखाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की, पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप लगा होता है इसका जो -R इफेक्ट होता है ये ज्यादा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और ये जो ऑर्थो पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है इसका जो -R इफेक्ट होता है ये लेस डोमिनेंट होता है, क्योंकि और पैरा पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप्स लगे होते हैं उनका डोमिनेंट होता है रेजोनेंस इफेक्ट एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो यहाँ पर ज्यादा -R स्ट्रॉन्गर हो गया। अब -R ग्रुप अगर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका एसिडिक नेचर बढ़ गया, ठीक है। और एक और कारण आप दे सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका जो H है, अगर हम किस में आ जाते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में आ जाते हैं, तो इसका जो ये H है ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ ये जो H है ये रिलीज के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा ढंग से, क्योंकि इसने इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है इंट्रा। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, अगर आप स्ट्रक्चर देखें ध्यान से तो अब ये H अवेलेबल नहीं है रिलीज करने के लिए, क्योंकि H निकलेगा ही नहीं ढंग से, तो इसी वजह से इसका एसिडिक नेचर रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज ये इंट्रा बॉन्डिंग से भी जुड़ा हुआ है इसका हाइड्रोजन। तो दो रीजन आप दे सकते हैं, एक तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो लेस डोमिनेंट है, और दूसरा इसका जो हाइड्रोजन है वो अवेलेबल नहीं है फॉर रिलीज के लिए आसानी से, क्योंकि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि इन सभी क्वेश्चनों के आंसर एक ही बॉन्डिंग पे टिके हुए, वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जरूर आप करके जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दो कंपाउंड इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ठीक है बच्चे, तो देखिए मैंने आपको बेस्ट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाए जो कि इस चैप्टर से आ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही काम की वीडियो हम लेकर आते हैं बच्चों के लिए जो उनको एग्जाम्स में हेल्प करती हैं। और आने वाली वीडियोज में अब मैं बात करूंगा एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर्स के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की, और अमाइंस की भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए बच्चे, और आगे बढ़ते रहिए।